आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम स्टूडियो में है और एक विशेष विषय पर और गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जयदेव गायकवाड़ जी है, जो कि एक्स विधायक है, पूर्व विधायक है महाराष्ट्र सदन के। और विशेषता है कि केवल वे राजनेता नहीं है, तो विचारवंत भी है, लेखक भी है। उनकी दो किताबें, एक तो है डिबेट, भारतीय संसद के डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर, और दूसरी जो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर प्रज्ञावंताचा संघर्ष। ऐसी दो किताबें उनकी प्रकाशित हुई है अब तक। और अंबेडकराइट मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट से जुड़े हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं। राजनीति और सोशल मूवमेंट, इन दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जयदेव गायकवाड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत आवाज इंडिया टीवी में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो स्थितियां बन रही है पॉलिटिकल, क्योंकि महाराष्ट्र ये संतों का देश है, इसे हम पुरोगामी कहते हैं, क्योंकि फुले शाहू अंबेडकर इसी भूमि ने दिए है देश को। और ये कहा जाता था कि ये बहुजनों का महाराष्ट्र है, लेकिन अब ये देखा जाता है कि राजनीति में नैतिकता जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि राजनीति में बाबा साहब भी कहते हैं कि नैतिक होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि केवल पद के लिए, केवल पैसे के लिए, या केवल कुर्सी के लिए नैतिकता का जो दमन हो रहा है, वो क्या ठीक है? क्या ऐसे होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दी है अब भारत के लिए, उन्होंने उसमें ये लोकशाही गणराज्य बनाने की जो प्रणाली बनाई है और उसके पीछे जो सिद्धांत है, राज्य घटना में जो ध्येय और उद्दिष्ट है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि राज्य घटना बनाने के बाद अभी हम 74 ईयर का प्रवास किया है, 74, और इस प्रवास में मैंने देखा है, महसूस किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह से जैसी लोकशाही उनको अभिप्रेत थी, वो लोकशाही बनाने के लिए भी कुछ कोशिश करनी चाहिए थी। तो ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ स्वातंत्र्य आने के बाद और यहाँ का राज्य घटना का यहाँ बाबा साहब ने ये देश को देने के बाद जो कारोबार चल रहा है यहाँ के लोकशाही प्रणीत, उसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्धारित किए हुए ध्येय और उद्दिष्ट के प्रस्थापित करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जी। जैसे कि मैं आपको ध्यान में लाना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का, यानी समता ये इस देश की हमारी नीति होगी, ऐसा समाज हम यहाँ निर्माण करना चाहते हैं। बाबा साहब बोले कि एवरीबडी विल बी इक्वल, समता लाएंगे। लेकिन उसके पहले की हमारी क्या स्थिति है अपने देश की, कि ये इस देश में मनुवाद था और विषमता पे आधारित यहाँ समाज रचना थी। तो उसमें ऐसा हुआ कि जब विषमतापूर्ण समाज व्यवस्था में समता का विचार लाना है, तो विचार लाने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए यहाँ के राज्यकर्ताओं ने, वो कोशिश नहीं की। जैसे कि अभी राज्य घटना में ऐसा निर्धारित किया कि एवरीबडी इज इक्वल, कोई धर्म, जात या तुम्हारे कोई भी भेद बताने वाले जो कोई है व्यवस्था, वो हम नहीं मानेंगे। तो जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सब कास्ट और वगैरह वगैरह, कोई कल्चर होगा या स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन वो प्रिंसिपल लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए हमने कोशिश कोई नहीं की। जैसे कि हम कहते हैं कि देर वोंट बी कास्ट नहीं रहेंगे, जात नहीं रहेंगे, जात नहीं मानेंगे। लेकिन हम तो सब लोग यहाँ जी रहे हैं कि हर एक आदमी यहाँ अपने जात के क्या बोलते हैं कि परिग में, उसमें जी रहा है। क्योंकि हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन वो ब्राह्मण होता है, वो क्षत्रिय होता है, वो मराठा होता है, वो और कोई सब सारी 6000 जातियाँ होती। इसका मतलब ऑफिशियली हम जात नहीं मानते, अनऑफिशियली हम जात का सब व्यवहार करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो मिटाने के लिए यहाँ जात का जो परिवर्तन लाना चाहिए था, इसके लिए किसी ने कोशिश नहीं। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी नहीं है, तो बाबा साहब ने सबसे पहला यही बताया था ना कि यहाँ अगर लोकशाही
हमें परिणाम कारक के एक अच्छी तरह से हम लानी है, तो कुछ उसके लिए उन्होंने शर्त रखी थी। उसमें जैसे कि यहाँ ऐसा समाज रहेगा जहाँ भेदभाव नहीं रहेगा, कोई श्रीमंत है बहुत, बहुत गरीब है ऐसा नहीं रहेगा, जैसे कि वो एक प्रिविलेज वर्ग रहेगा और दूसरा अनप्रिविलेज रहेगा, ऐसी हालत नहीं। अगर होगी तो मिटानी चाहिए। वो अनप्रिविलेज है, उनको प्रिविलेज नहीं, उनको समता के तौर पे लाने के लिए फिर रिजर्वेशन वगैरह विषय आता है। लेकिन जो प्रिविलेज है, प्रिविलेज क्लास है, उसको अब वो सबके साथ लाने के लिए वो कोशिश नहीं हुई। हमारी कोशिश क्या है कि जो वंस अपॉन टाइम जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, उनको रिजर्वेशन दिया, एजुकेशनल वगैरह वगैरह, वो कोशिश हुई। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं उनको नीचे लाने की कोशिश नहीं की। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चल रहा है कि हम तो जहाँ थे वैसे है, हम 6,000 बरस पैसे जैसे थे वैसे है। जैसे मोरालिटी के बारे में वही हो रहा है कि पॉलिटिकल मोरालिटी नहीं है। और जैसे बाबा साहब ने सबसे पहला बताया था कि इस देश में सोशल एंड पॉलिटिकल मोरालिटी जब आएगी तभी यहाँ की डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अमेरिका ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अमेरिका में वहाँ का जो अध्यक्ष था वाशिंगटन, तो जब उन्होंने अमेरिका में क्रांति हुई और सब उनके जो क्या बोलते हैं कि वसाहत थी, वो वसाहती उन्होंने इकट्ठे किया और अमेरिकन को गणराज्य शुरू हुआ। तो उस वक्त पहले फेज में जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। और जब उन्होंने, क्योंकि सब लोग उनको इतना चाहते थे, तो बाबा साहब कहते कि अगर वाशिंगटन कहता है कि मुझे और 10 बार प्रेसिडेंट बनना है अमेरिका, तो वो बन जाता था, इतना पॉपुलर था। लेकिन जो पॉलिटिकल मोरालिटी क्या चीज़ है, इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि वाशिंगटन के पास वो अमेरिकन लोग गए और बोले कि अभी दूसरी बार तो आप वापस आप ही होने चाहिए। तो वाशिंगटन बोला नहीं, हम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि पहले तो राजा यहाँ के राजा था, सर्वे सर्वा, वो हुकुमशाह था, वो प्रमुख था और वो बहुत अन्याय करता था। इसलिए अपन राजेशाही खत्म कर दी और यहाँ अपन लोकशाही लाई। अभी वापस तुम मुझे राजा बनाना चाहते हैं क्या? वापस मैं प्रेसिडेंट बनेगा तो इसका मतलब मैं राजा बनेगा। तो बाबा साहब ने ख्याल में लाया कि देखो, वाशिंगटन कहता है कि नहीं, वो 10 बार भी चुन के आ सकता, लेकिन वो नहीं बना। फिर दूसरी बार उन्होंने कैसा था, वो बहुत आग्रह हुआ तो हो गया। लेकिन तीसरी बार गया तो वो बोला कि अभी मैं तुमको जूते मारूंगा अगर तुम मुझे बोलेगे तो। बाजू हट गया। हमारे राजनीति में भारत के ऐसा त्याग करने वाला और नई जो नीति और सिद्धांत के ऊपर चलने वाला कोई पॉलिटिशियन दिखाई नहीं देता। हमें तो 10-10 बार 12-12 बार वो चुन के आते हैं, फिर बताते हैं कि हम इतने बार चुन के आए। ये तो इसके वो यानी सीधा सीधा है कि मॉरलिटी इतनी गिर गई है कि हालत नहीं होने के बावजूद भी सत्ता और कुर्सी छोड़ने को तैयार। बिल्कुल। एक मॉरलिटी पे बात आपने कही कि धीरे धीरे महात्मा फुले कहते हैं मानवाचा धर्म एक सत्य नीति बाकी कुरापति ज्योति मने, और महात्मा फुले का नाम लेते हैं और महात्मा फुले का जो सिद्धांत है उसको नहीं मानते। यानी सत्य जो है, हमारे जो शीर्ष नेता है केंद्र में बैठे हुए, वो ढलने से झूठ बोलते हैं, जुमले फेंकते हैं, उसका ही देखा देखी फिर राज्य में आते हैं तो राज्य में जो टॉप लेवल पे हमारे लोग बैठे हैं सत्ता में, वो भी उसी रेंज में आकर झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ का जो राजनीति है, ये प्रगति की ओर लेके जाएगा या विनाश की ओर लेके जाएगा? नहीं, अभी तो जो शीर्ष नेता जो दर दिन उनकी जो आती है स्पीचेस आती है, विचार रखते हैं, तो बहुत मेरे जैसे आदमी को बहुत बुरा लगता है बहुत कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। जैसे कि पहले उनके स्टेट में इतनी हिपोक्रेसी होती है कि जैसे कि सत्य से उनका कोई नहीं होता, संबंध नहीं होता, वो झूठी बातें होती है। जो नहीं करते वो हम करते ऐसे दिखाते, वो तो है। लेकिन जो करना नहीं चाहिए वो भी बातें करते हैं। अभी इसके बारे में पुरावा देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं कोई बरसों से देख रहा हूँ कि हमारे केंद्र में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं या गृह मंत्री होते हैं, हाँ, तो वो जो बातें करते हैं वो हमारी डेमोक्रेसी को व्यापक करने के लिए और या समृद्ध करने के लिए वो बातें नहीं होती। तो वो इसीलिए तो हमारा देश अभी वो क्या करते हैं कि जो प्रचार उनका चालू है
तो उनके जो सिद्धांत होते हैं उसके तरफ जा रहा है वो, लेकिन वो दिखाते नहीं है कि वो, और उनका जो एजेंडा होता है वो हिडन एजेंडा होता है, और हिडन एजेंडा बात नहीं, ऊपर से बात नहीं करते कि अंदर से होता है, और कभी कभी तो वो बाहर आता है। जैसे कि अभी मैं बताऊं आपको कि कुछ 1-2 महीने के दरमियान जर्नलिस्ट प्रेस में ऐसे 2-3 न्यूज़ आ गए, जैसे कि एक विवेक देबराय नाम के जो है कि हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के जो आर्थिक सलाहकार है उसके तो वो चेयरमैन है। तो विवेक देबराय ने ऐसी स्टेटमेंट किया कि अभी भारतीय राज्य घटना बदलनी चाहिए की जरूरत है। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि वो कैसे बातें करते हैं। तो फिर लोग सब चौंक गए, लेकिन उसने उसका समर्थन किया, क्योंकि ये राज्य घटना तो क्या, ये राज्य घटना अभी 17 बरस की होनी चाहिए, अभी तो 2047 में वो तो 100 बरस की होगी, तो इसको बदलेंगे। तो ये मैं कहता हूँ कि वो जो शीर्ष नेता है ना, उनके मन की बात वो उसके मुंह से आती है। उन्होंने कहा राज्यसभा नहीं होनी चाहिए, हाँ, उन्होंने कहा स्टेट भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो ऐसी जो बातें होती है बेजिम्मेदारी से होते हैं, क्योंकि हमारे ही जो डेमोक्रेसी बन गई, या जहाँ ये भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या, तो वो पूरा वो ढांचा है हमारे गवर्नमेंट का। हाँ, वो तो बाबा साहब ने इतना सोच विचार के बनाया है। तो अगर मैं पास में जाऊंगा तो थोड़ा देर लगेगा, लेकिन बताऊं कि बाबा साहब के उसके पीछे कितना विचार था। अब वो तो मालूम है कि अब बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन दिया, तो जब 25 दिसंबर नवंबर 1949 में 2 दिन उनके ऊपर चर्चा, 100 लोगों से ज़्यादा MP उनको प्रतिनिधि ने बाबा साहब को प्रचंड स्तुति किया। जैसे कि टीटी कृष्णामाचारी भी बोले कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाई सिर्फ बाबा साहब ने, ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन है, क्योंकि बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन, हम 7 लोग थे उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अपने सदस्य, लेकिन 7 में से एक मर गया, उसकी जगह नहीं ली, दूसरा रिजाइन किया, उसकी जगह नहीं ली, तीसरा 2 राज्य के इसमें थे, और 2 आते ही नहीं थे। हाँ, आते ही नहीं थे। तो सिर्फ बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, इतना उन्होंने इतना काम किया, उन्होंने इतना क्या बोलते कि उसकी वजह ये थी कि बाबा साहब सबसे बड़े देशभक्त थे। बिल्कुल, बाबा साहब देशभक्त होने से वो सब, अभी मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि इस देश में, भारत में सबसे बड़ा देशभक्त कौन होगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर। बिल्कुल, बाबा साहब ने जब कहा कि वी आर द फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन, हाँ, और भारतीय प्रस्ताविका जो संविधान की, उसमें भी उन्होंने ये प्रायोजन लाया कि हम भारत के लोग। हाँ, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने जिक्र ये किया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के धीरे धीरे लोग चले गए, बार बार ये कुछ लोगों से ये कहा जाता है कि ये जो घटना है या संविधान है, ये कहीं से कॉपी किया है, ये लंदन की कॉपी है, अमेरिका की कॉपी है, अर्जेंटीना की कॉपी है, तमाम कॉपी, और ये ऐसा लाके उसका एक निचोड़ यहाँ पे दिया गया है। दूसरा ये कहा जाता है कि बाबा साहब जो है, इन्होंने अकेले, जैसे कि आपने स्पष्ट किया, ये संविधान नहीं लिखा। तो इस तरह के जो लोग हैं, इनको क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, एक तो मैं तो आपको बताऊंगा कि बाबा साहब ने आखिरी भाषण दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उस वक्त जब बाबा साहब वो कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा चल रही थी ना, तो उस वक्त बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी से लेके, समाजवादी पार्टी से लेके, पूरे जो भी छोटे छोटे और भी इंडिविजुअल लेवल पे लोग बहुत बाबा साहब की क्रिटिसिज्म किया था। जैसे कि हिंदू महासभा के लोग हो गए, या कोई साबरकरवादी होती, उन लोगों ने भी टीका की थी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्राचीन भारत का कोई भी कल्चर नहीं है, विचार नहीं है। तो कुछ लोगों ने शाप दिया उस वक्त कि ये तो 2-3 बरस चलने वाला है, उसके बाद वो खत्म होने वाला है। इतना ही बताया कि हमें नवी कॉन्स्टिट्यूशन, अभी नाम भी बताऊंगा, आनंद शर्मा अयंगर जैसे आदमी, वो भी बोले कि इसमें बाबा साहब के वो ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें नहीं। अभी आपने बोला कि ये जो है, इसका वजह ये था कि ये बाबा साहब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने को उन्होंने पहला जो भाषण किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें एक विचार रखा था कि हम सब लोग को इस देश का एक नया पुनर्रचना करने का अवसर मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अवसर, इसका मतलब है कि हम नया देश बनाने का अवसर। तो बाबा साहब ने ऐसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि इससे नया समाज निर्माण हो, नई राजनीति, नई आर्थिक नीति, और पूरा
पूर्ण देश का पुनर्जीवन हो, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसको आगे लेके जाना चाहिए। जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि मैं भी एक पार्टी का हूँ, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि अब हमारे देश की समाज व्यवस्था ऐसी नहीं कि जो आदर्श दुनिया के लिए आदर्श है। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ इतनी विषमता है, इतना, तो ये डेमोक्रेसी बनाने के लिए अपने को ये देश का नया पुनर्निर्माण करना चाहिए। और फिर वो उसके हिसाब से कि वो विचार, वो सोच दिमाग में रख के बाबा साहब ने नए नए मूल्य लाए। अब आपने बताया कि कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी टीका की, तो टीका क्या कि अमेरिका से कुछ लाया, कनाडा से कुछ लाया, ब्रिटेन से। अरे मैं आपको पूछना चाहता हूँ, या लोग उनको पूछना चाहता हूँ, अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स है, समझो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल राइट मैंने क्या कि हर एक नागरिक को इक्वल राइट रहेगा, जो कुछ बेसिक राइट हो गए, जैसे राइट टू स्पीच बोले, जैसे विचार स्वातंत्र। अगर विचार स्वातंत्र वहाँ है, तो अगर हमने वो विचार स्वातंत्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया, तो इसका मतलब वो अमेरिका का है। विचार स्वातंत्र एक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक तत्व है, सिद्धांत है, कि वो सिद्धांत हमें भी लेना पड़ेगा। वो क्या अमेरिका के मालिकी का नहीं है, वो इसके प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, वो अमेरिका का फंडामेंटल राइट हो, या तुम्हारा ब्रिटेन का संसदीय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स हो। जैसे कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स एक सिस्टम है, एक सिद्धांत है कि एक मत देंगे, एक उसमें प्रतिनिधि चुन के आएंगे, वो हमारे फिर वो गवर्नमेंट बनेगी। तो दैट इज वन ऑफ द एक प्रोसेस का भाग है, जो एक सिद्धांत है। अगर हमारे देश में ऐसी कोई लोकशाही नहीं थी, और अगर दुनिया के इसमें, मैं तो आपको लेके जाऊंगा पूरी दुनिया में, कि दुनिया में अगर हमारे पहली लोकशाही बनी होगी और वहाँ जो कोई सिद्धांत होंगे, वो सिद्धांत उनके, वो क्या कंपनी में जैसे पैटर्न होते हैं कि ऐसा बजाज का स्कूटर है तो वो किसी और ने नहीं बनाना क्योंकि बजाज का है। अरे दैट इज वो तो मैटर है। और वो ये तो है जीवन की हमारी नई मूल्य व्यवस्था है। तो जीवन की मूल्य व्यवस्था का जो सिद्धांत होते हैं उसका कोई मालिक नहीं होता। बाबा साहब बोले ये कोई पैटर्न नहीं कि उसका कोई मालिक होगा, ये तो सिद्धांत है। और वो सिद्धांत दुनिया में अगर होगी तो हम लाएंगे, और वो लाए उसका मतलब वो वैसे के वैसे नहीं लिए, वो यहाँ के कंडीशन को साथ में हमारे सामने रख के उसके ऊपर बात किया। तो वो मैं आपको लेके जाऊंगा। एक्चुअली तो हम तो इतने कर्म दरिद्र है लोग, ये भारत के लोग, वो बाबा साहब को समझने, और मेरा विषय मैं बाबा साहब को सामने पेश करना चाहता हूँ कि बाबा साहब को ये लोग समझे नहीं। अगर बाबा साहब नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशन लिखने, अरे बाबा साहब ने कितना काम किया। वो तुम्हारे अरिस्टोटल, तुम्हारे सोक्रेटिस से लेके, प्लेटो से लेके, अरिस्टोटल से लेके, तुम्हारे कार्ल मार्क्स के, सबके पॉलिटिकल नीतियाँ उन्होंने पढ़ी और उसमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। क्यों पढ़ी? तुम बोले अगर नहीं पढ़ते तो बाबा साहब को मालूम नहीं होता मैं कहाँ हूँ। अगर तुम्हें अगर इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग के कुछ सिद्धांत होते। अगर वो तुम बोलेंगे वहाँ जो बिल्डिंग बनी है वो यहाँ भी बिल्डिंग है, वहाँ के सिद्धांत, ऐसा नहीं होता। वो सिद्धांत होते, सिद्धांत तो वो हम इम्प्लीमेंट कैसे उसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ नहीं हो रही इम्प्लीमेंट, लेकिन वो उनकी जो क्रिटिसिज्म है वो कुछ मतलब की नहीं, वो मीनिंगलेस है। और इसलिए उनको जो चर्चा चालू है, जैसे आपने बोला कि विवेक देवरा हो या बाद में कौन आरजे सेन गुप्ता बोलता है, वो भी बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें 1935 का कायदा है। वो एक्चुअली वो सोचते नहीं है, वो लोगों को भड़काते, क्योंकि हमारे जो लोग हैं इतना सोच विचार नहीं कर सकते। बिल्कुल, भारतीय संविधान हमें समता प्रदान करता है, स्वतंत्र प्रदान करता है, बंधुता प्रदान करता है, न्याय, और सबसे बड़ी बात धर्मनिरपेक्षता प्रदान करता है। क्योंकि देश इतना बड़ा है, कई भूभागों में बटा हुआ, कई संस्कृतियां है, कई धर्म है, कई पंथ है, अनेक जातियां है, अनेक बोली भाषा है। तो ये गुलदस्ता है अलग अलग फूलों का। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2014 से इधर कुछ लोग चाहते हैं कि इस गुलदस्ते में एक ही प्रकार के फूल रहे, एक ही प्रकार की सुगंध रहे। अगर इस तरह से विचारधारा रही तो ये सुंदरता है, इसको नष्ट होने में क्या आपको लगता है कि बहुत जल्दी ये नष्ट हो जाएगी? अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो नष्ट हो जाएंगे, और वो होने के लिए उन्होंने बहुत कुछ 74 ईयर मैं देखता हूँ कि उन्होंने अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाई। अब वो लोग क्यों सक्सेस हो गए, क्यों वो अभी हम देखते हैं कि केंद्र में, राज्य में, अनेक राज्य में उनकी सत्ता आ गई। इसका मतलब है कि वो कुछ डेफिनेटली बहुत सारे मायने पे, तादाद पे वो सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि वो लोगों को
जिस तरह से यहाँ उनका जो विचार है, विचार का जो परिणाम यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे कि अभी मैं तो सीधी बात करना चाहता हूँ कि वो हिंदू राज लाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आपने जो सेकुलरिज्म की बात की कि धर्मनिरपेक्षता एक तत्व अचानक ऊपर से नहीं आया है, उसके बारे में बहस हुई, इस देश के भवितव्य का सोच हुई। उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने तो सोच की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सोच की कि इस देश में अगर हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है और जैन है, इतने सारे रिलीजन हो गए, तो ये देश सिर्फ हिंदू धर्म का कैसा हो सकता है। अगर यहाँ की डेमोक्रेसी हमें रखना है इंटैक्ट, तो फिर हमें सब रिलीजन के लोगों को एक साथ रहने का और इस डेमोक्रेसी में उसको क्या बोलने का है कि अपना उनके राइट्स उन्होंने जीने का उन्होंने सोचना चाहिए। लेकिन हम जैसे कि अगर हिंदू और मुस्लिम हो तो हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों ने एक साथ रहने का सोचना चाहिए, वो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम बोलेंगे नहीं सिर्फ हमारा हिंदू ही है तो वो नहीं चलेगा। और जब ऐसी बातें करते हम लोग कि सिर्फ हिंदू के खिलाफ अगर बात करते तो वो बड़े तादाद पे वो आते हैं, उभर के आते हैं और बोलते हैं कि ये हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, देशद्रोही है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सेकुलरिज्म इस देश में रहना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन यहाँ है और द वे ऑफ लाइफ इज आवर डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। तो लोकशाही में यहाँ हम धर्मनिरपेक्षता से हम जी सकते हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी थोड़ा सा महाराष्ट्र की ओर आते हैं। महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि जिस तरह से सरकमस्टेंसेस पॉलिटिकल बने कि सत्ता के लिए कहीं भी कुछ भी नैतिकता छोड़ देना, तो इस तरह की जो सरकारें होती है कि मैं ही सत्ता पे होना चाहिए और इसमें फिर हम नाते भूल जाते हैं, रिश्ते भूल जाते हैं, हमारी भावनाएं भूल जाते हैं, ये सारी चीजें जो है तो इस तरह का महाराष्ट्र क्या सोचा था? बिल्कुल नहीं था। हमें भी लास्ट 3-4 बरस से धक्के पे धक्का बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत सरप्राइज हो गया, क्योंकि राजनीति इतने नीचे लेवल पे आ गई कि यहाँ ऊपर से भ्रष्टाचार लोग करते हैं, पर बहुत पैसा कमाते हैं और उनको बताया जाता है कि अब हम आपकी इंक्वायरी करेंगे, अगर इंक्वायरी होगी आपको जेल में जाना पड़ेगा, ईडी। तो आपको वो पर्याय देते हैं उनको कि तुम हमारे पार्टी में आओ, नहीं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। इतना ये हमारी डेमोक्रेसी की हालत बनी गई है। डायरेक्टली मैटर ऑफ फैक्टली एक ब्लैकमेलिंग, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग चालू है। और उसमें हम देखते हैं कि जिन्होंने करोड़ों रुपये ऐसे जो ऐसे भ्रष्टाचार अगर बनाया है तो उनको जाने दो, जेल में जाना में क्या होगा, लेकिन उनको संरक्षण दिया जाता है, फिर उनको गालीचे दिए जाते, अच्छे मिनिस्ट्री के पोस्ट दिए जाते। ये महाराष्ट्र में भी हुआ, एक्चुअली महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र फुले शाहू अम्बेडकर महाराष्ट्र, यहाँ प्रिंसिपल पे चलना होगा। लेकिन अभी राजनीति इतने स्तर पे आ गई तो अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि जिनके पास सत्ता है वही सिकंदर है, तो फिर वो जो सत्ता लाने के बाद वो भ्रष्टाचार करे, तो भ्रष्टाचार किया तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों के भी विचारधारा शुरू हो गई। अगर वो दूसरी पार्टी में है तो दाऊद के साथ उसके संबंध है, हाँ, और हमारे पार्टी में आए तो संबंध नहीं है। इस तरह की जो पॉलिटिक्स चल रही है। और एक बात है, जिस तरह से हम देखते हैं कि मुंबई में एक मोमेंट चली कि मराठी पार्टी होनी चाहिए, इंग्लिश में नहीं चलेगा, मराठी में होना चाहिए, मराठी हमारी भाषा है, हमारी लैंग्वेज है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मराठी स्कूल जो है महाराष्ट्र में उसको खत्म किया गया, स्कूलों को बंद किया गया। यानी एक तरफ सिर्फ भाषा का आविर्भाव करना और दूसरी तरफ जहां से भाषा सीखी जाती है, पढ़ते हैं हम लोग, उन मराठी स्कूलों को खत्म करना, बंद करना, लीज पर देना, बेचना। बराबर। तो ये मराठी के प्रति बहुत लगाव है या केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है कि मराठी पार्टी होनी चाहिए? बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है, बिल्कुल। इससे कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है। मराठी पार्टी बनाए तो क्या फर्क पड़ता है, समझो मराठी इंग्लिश के मराठी बन गए तो एकदम मराठी लोग सुखी समृद्ध हो गए, ऐसा तो नहीं होता। एक्चुअली वो सब पॉलिटिकल गेम है, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है, लोग हैं, वो लोग बेचारे इतने अपने दैनंदिन जीवन के जो प्रश्न होते हैं उसमें इतने जुटे हुए हैं कि उनको
उभर के आके वो राजकारण की ये जो रणनीतियाँ होती है उसका सोच नहीं कर सकते। तो उनको बहुत छोटी छोटी बातों से भी उनको बहकाया जाता है। उसमें ये है हमारे महाराष्ट्र में कि देखो हमने मराठी भाषा में होना चाहिए इसलिए उनको माइलेज मिलता है। तो एक्चुअली ये दुख की बात है कि 74 ईयर हमारी डेमोक्रेसी चलते हुए हमारा जो कॉमन मैन है वो अभी भी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हुआ। ये उसकी वजह। अगर वो पॉलिटिकल मैच्योर होता तो अगर वो आंदोलन करते तो हंसता, अरे इस आंदोलन की क्या आवश्यकता है, फिर और दूसरा कोई आंदोलन लेता जो उनके अच्छे स्तर का होगा। ये छोटे छोटे मुझे लोअर स्तर की बातें करते हैं। इसका मतलब है कि लोग बेचारे ऐसे कि स्थिति अपने को मालूम पड़ती है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। बिल्कुल, आखिरी मुद्दा मैं लूंगा अभी कि जिस तरह से अभी मराठा आरक्षण के लिए खड़ा हुआ, धनगर आरक्षण के लिए खड़ा हुआ, SC ST को पहले से आरक्षण था, OBC को भी बाद में मंडल आयोग जब आया, ऑलरेडी संविधान में उसका अमेंडमेंट था पर मंडल आयोग तक रुकना पड़ा। जो लोग कहते थे कि आरक्षण एक भीख है वो आज आरक्षण मांगने के लिए सामने आ रहे हैं। इस सब बातों में एक सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन चीज के लिए आरक्षण चाहिए, नौकरियों में, शिक्षा में, तो ना शिक्षा सरकारी रही ना नौकरियां सरकारी रही, क्योंकि शिक्षा और रोजगार ये पूरा प्राइवेट सेक्टर को देने की एक दौड़ लगी है। ऐसे में जो आंदोलन कर रहे हैं आरक्षण के लिए, क्या उन्होंने आरक्षण के लिए आंदोलन करना चाहिए या राष्ट्रीयकरण के लिए आंदोलन करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा कि ये जो सिचुएशन है, जो मैटर ऑफ फैक्ट व जो वास्तवता है वो सामान्य लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन एक हुआ है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण की तरतूद करने से जो पिछले वर्ग के लोग हैं उन्होंने अच्छी तरक्की की। उन्होंने एजुकेशन लिया, कोई नौकरियां भी मिली कुछ स्तर पे। तो बाकी के जो लोगों को उनको मालूम पड़ा कि अरे ये कल का अस्पृश्य समाज का आदमी इतनी तरक्की कर सकता है, वो IAS बनता है, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है। तो हाँ, क्योंकि उसको आरक्षण मिला तो वो सब लोग आरक्षण मांगने लगे। तो इसी अभी वास्तवता तो ये है कि सब अगर मांगेंगे, सबको आरक्षण देंगे तो नौकरियां कहाँ है? तो वो तो रहेगा, लेकिन वो धक्के खाने के बाद ही उसको मालूम पड़ेगा। अभी तो मांग रहा है तो अभी उसको लग रहा है एज अ राइट मुझे मिलना चाहिए। तो एक्चुअली मुझे भी ये जो आंदोलन करने की जो तरीके है कि अभी धनगर मांग रहे हैं कि वो पहले अभी कितने 74 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए अभी बोल रहे हैं कि हम धनगर है क्या धनगढ़ है, इसके बारे में कि क्या कर रहे इतने दिन। एक्चुअली और भी समझो कि मराठा समाज में कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम कुणबी है, कितने दिनों तक वो सोए थे, अभी उनको मालूम पड़ा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने तो आपको प्रिंसिपल दे दिया कि जो जो उपेक्षित है, जो जो जिनका सामाजिक या आर्थिक स्तर पे बहुत नीचे गए हैं, वो पिछड़े हुए हैं और उनको वो जी नहीं सकते, अगर उनको देना चाहिए कुछ तो फिर वो रह सकते तो उन लोगों को देना चाहिए। इसके लिए वो सोचने क्योंकि बाबा साहब ने प्रिंसिपल सेट किया है। लेकिन यहाँ की जो राज्य संस्था है, यहाँ के केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो उन्होंने वो विचार सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे केंद्र हो या राज्य में जो है पावर में जो लोग हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनका स्टडी नहीं होता, तो पढ़ते नहीं, अभ्यास भी नहीं है। जब मराठा रिजर्वेशन का प्रश्न आता है तो मुख्यमंत्री क्या बोलता है, हाँ हाँ हम दे देंगे। पहला वो सोचता भी नहीं कि हालत क्या है, कि अगर मराठा रिजर्वेशन का देना है तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वो अरेंजमेंट करना, वो स्टेट के इसमें नहीं आता। तो वो उसको मालूम नहीं, तो वो क्या बोलता है, वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है, फिर सेक्रेटरी बोलता है कि नहीं ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अपने 15/4 या 16/4 के अंदर उसको जो भी कोई कम्युनिटी होगी अगर पीछे राज्य को लगा कि बहुत पिछड़ी हुई है तो उसको अपर हैंड देना है, उसके डेवलपमेंट करना है तो कर सकते हैं, तो फिर अपॉइंट करो एक कम्युनिटी, वो अपॉइंट कर। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा उसका नहीं सोचते, वो जो होता है जो समिति वो काम करती है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में आता है सवाल, तो फिर वहाँ डेफिनेशन आती है कि किसको देना चाहिए, बैकवर्ड कम्युनिटी को। बैकवर्ड कौन है, जो सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनल बैकवर्ड। और यहाँ पता चलता है कि ये तो सोशली बैकवर्ड नहीं, तो फिर उसके लिए ऐसी मूवमेंट चलती है कि जो गलत तरीके से चलती है। अभी की जो जरांगे ने जो किया है कि उसको महसूस हुआ कि
हम जब तक मराठा समाज सोशली बैकवर्ड नहीं है तब हमको नहीं मिलेगा, इसलिए वो डिमांड कर रहा है कि हम सोशली बैकवर्ड है, हम ओबीसी में लिया जाए। तो उसका बराबर है, सही है, वो डिमांड सही है क्योंकि वो टिक सकता है। तो लेकिन ऐसे मुझे इससे ऊपर बात करना चाहिए कि हमारी राज्य संस्था, वहाँ के जो लोग प्रमुख होते, उन लोगों का अभ्यास नहीं है। और मैं इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब जैसे डेमोक्रेसी शुरू है, इस विषय अपने को हमें हमारी 73-74 बरस की डेमोक्रेसी, लेकिन यूरोप में या ग्रीस में 300, 400, 500 बरस पहले ईस्वी सन पूर्व वहाँ डेमोक्रेसी बनी। और प्लेटो ने पहले बताया था, प्लेटो था, अरिस्टोटल, उन लोगों ने बताया कि जो बाबा साहब ने उनका पढ़ाई किया कि हर एक जो प्रमुख होता, राजा हो, तो भैया राजा हो, वो ज्ञानी होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, वो उसको सब दुनिया, यानी डेमोक्रेसी यानी क्या कि व्यक्ति का विकास हो, जिसमें व्हाट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो तो सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट में बाबा साहब की तरफ आपको लेना। तो लेकिन वहाँ से जब से 2000 पहले से वो ऐसा राज्य संस्था में विचार किया कि व्यक्ति का विकास होना चाहिए, व्यक्ति का विकास हो तो समाज का होता है, फिर राष्ट्र का होता है। ये व्यक्ति का विकास करना है तो एजुकेशन देनी चाहिए। तो एजुकेशन की वो 2000 बरस पहले वो अपने से पहले उन्होंने एजुकेशन शुरू, हम तो अभी शुरू किया एजुकेशन 74। हमारे शूद्र अति शूद्रों को तो महात्मा फुले का आपने जिक्र किया, तो यहाँ तो एजुकेशन ही हमारे ग्रंथों ने हमें निर्धारित किया कि ये लोग एजुकेशन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने ये क्रांति की कि एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, मानवीय हक सबको मिलना है, विचार स्वातंत्र लाना है, वो सब किया बाबा साहब ने, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। लेकिन हमारे राज्यकर्ता, जो मैंने आपको जिक्र किया कि वो ज्ञानी नहीं है, वो जिसके पास पैसा है वो चुन के आता है, वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर जान दो, कोई भी पावरफुल आदमी बन जाता है और उसको कोई लेना नहीं देना नहीं, समाज को आगे लाना है, उसको कोई फिक्र नहीं। आज का मेरा स्टेटमेंट है कि यहाँ के राज्यकर्ता उसमें बड़े तादाद पे अज्ञानी होते या लोगों के डेमोक्रेसी के लिए चाहे वैसे नहीं होते। बिल्कुल, यहाँ के जो राज्यकर्ता है वो अज्ञानी होते हैं क्योंकि वो नाले से भी गैस निकाल सकते हैं। हाँ। तो इस तरह से जो स्थितियां है देश की और महाराष्ट्र की राजनीति की हमने चर्चा की जयदेव गायकवाड़ साहब इनसे। जयदेव गायकवाड़ जी, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।